हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओपन कंप्यूटर। सो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेटा ट्रांसफरिंग मोड्स के बारे में। ओके, तो डेटा ट्रांसफरिंग मोड्स थ्रू द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये बात हमें इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग देगी यहाँ से ये वाला जो लेक्चर है कि किस तरीके से जो डेटा है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से और सीपीयू में या मेमोरी में किस तरीके से पहुंचाया जाता है। ठीक, अब इस काम को करने के तीन तरीके हैं, जिनमें सबसे पहला तरीका है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये जो तरीका अभी हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो दूसरा मेथड है हमारा इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट, और तीसरा मेथड है डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या डायरेक्ट मेमोरी ट्रांसफर। ठीक है, डीएमए को इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ दो चीजों की बात करेंगे, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट एंड इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट की। ओके, अब बात कर लेते हैं प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट्स की। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट का ये देखो एक फिगर, ये देखिए, इससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। ये सीपीयू है और सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में हमारा इंटरफेस लग रहा है, जो कि लगा रहता है ना। ये तो नॉर्मल सी बात थी, हमने पढ़ा था, ये इंटरफेस होता है। मान लीजिए इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास कोई डेटा है और इसको, ये जो डेटा है वो सीपीयू के पास भेजना है। तो कैसे भेजेगा? इंटरफेस के थ्रू भेजेगा। कैसे भेजेगा? देखिए, सबसे पहले जो भी डेटा है इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास, वो डेटा इस इनपुट आउटपुट बस के ऊपर लोड किया जाएगा, और जैसे ही इसके ऊपर लोड किया, इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है वो इस डेटा वैलिड बिट को सेट कर देंगी 1 पे। तो पहला जो हमारा स्टेप था वो स्टेप यहां पर पूरा हो जाता है। क्या होता है? पहले स्टेप में क्या हुआ? डेटा लोड किया बस के ऊपर और वैलिड बिट को कर दिया 1। अब इस काम से जैसी वैलिड बिट को 1 किया, तो इंटरफेस को ये वाली बात समझ में आई कि जो इनपुट आउटपुट जो बस है, जो इस बस के ऊपर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं उसने डेटा रख दिया है। तो इस डेटा को क्या करेगा? ये डेटा रजिस्टर के अंदर कॉपी कर लेगा इस डेटा को, और डेटा रजिस्टर के अंदर कॉपी करने के बाद फ्लैग की जो बिट है ये कर देगा 1 कि हम, मेरे पास डेटा आ गया। पता भी तो चलना चाहिए कि डेटा आ गया नहीं आ गया। तो ये जो फ्लैग है ये दोनों तरफ, सीपीयू की तरफ भी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरफ भी कोऑर्डिनेशन का काम करता है ना, कंट्रोल का काम करता है कि पता चलता रहे कि क्या हो रहा है। तो इंटरफेस के ने इस फ्लैग बिट को जैसे ही 1 किया, तो इसका ये इसलिए 1 किया क्योंकि इसके डेटा रजिस्टर्स के अंदर जो भी डेटा था वो सारा लोड हो चुका है। ओके, और फ्लैग को 1 करने के साथ इसने यहां पर भी डेटा को एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट कर लिया है डेटा, इसीलिए उसने डेटा एक्सेप्टेड जो लाइन है उस पर भी सेट कर दिया है। यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को समझ में आ जाएगा कि हमारा जो बस से जो डेटा था वो कॉपी हो गया है डेटा रजिस्टर्स के अंदर। तो यहां हमारा जो दूसरे स्टेप में क्या हुआ? डेटा रजिस्टर्स के अंदर डेटा कॉपी किया, फ्लैग और डेटा एक्सेप्टेड लाइन को सेट कर दिया, उसकी वैल्यू को 1 कर दिया। ओके, अब बारी है सीपीयू की। देखिए, इंटरफेस अपने आप तो इस डेटा का कुछ कर नहीं सकता, वो अकेला तो, मतलब बात सारी है कि इंटरफेस के लिए डेटा थोड़ी नहीं बना। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ने जो डेटा भेजा वो इंटरफेस के लिए थोड़ी है, वो है सीपीयू के लिए। तो अब जाएगा सीपीयू के लिए। तो जब सीपीयू के लिए जाएगा, वो जाएगा डेटा बस के थ्रू। ठीक, लेकिन कैसे जाएगा? सीपीयू जो है वो बार बार लूप चलाता रहता है। क्या करता रहता है? इंटरफेस नहीं भेजेगा, सीपीयू एक चक्कर लगाता रहता है इंटरफेस के, और वो कहता है क्या डेटा आया, क्या डेटा आया, क्या डेटा आया। तो हर बार वो लूप चलाता रहेगा, चेक करता रहेगा कि डेटा आया या नहीं आया। और किसको चेक करेगा? इस फ्लैग को। मैंने कहा ना, कंट्रोल का काम करता है। तो वो चेक करेगा कि फ्लैग की वैल्यू 1 हुई या हुई। जैसे ही उसको मिला कि फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई है, तो वो इस डेटा रजिस्टर का जो भी डेटा है वो डेटा बस के थ्रू अपने पास सारा कॉपी कर लेगा। ठीक, तो जैसे ही इसने यहां पर अपना डेटा कॉपी किया, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस पे तो पहले से ही डेटा हमारा चला जाएगा। जैसे ही डेटा रजिस्टर्स के अंदर आएगा और डेटा एक्सेप्टेड लाइन की, तुरंत ये डेटा चला ही जाएगा। डेटा रजिस्टर्स के अंदर से भी डेटा सारा जो था वो खत्म हो जाएगा। और फिर क्या करेगा? जैसे ये डेटा बस के जरिए सीपीयू के पास चला जाएगा, उसके बाद ये डेटा को खत्म करके फ्लैग की वैल्यू को कर देगा 0, और डेटा एक्सेप्टेड लाइन को करेगा 0। ओके, क्या बात समझ में आई? डेटा एक्सेप्टेड लाइन को भी 0 कर देगा।
अब जैसे ये डेटा एक्सेप्टेड लाइन 0 हुई तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को ये वाली बात समझ में आ जाएगी कि अब हम आगे का दोबारा से डेटा भेजने के लिए तैयार हैं और हमारा इंटरफेस उस वाले डेटा को सीपीयू तक पहुंचा चुका है। तो फिर से हम पहली वाली स्टेट में ही आ जाएंगे जहां हम दोबारा से ये सारा प्रोसीजर फिर से कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए इस तरीके से हमारा क्या है, जो सीपीयू है उसके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अपना डेटा भिजवाती हैं बाय द इन प्रोग्राम इनपुट आउटपुट। लेकिन अगर मैं एक वाली बात कहूं कि क्या ये कोई अच्छा मेथड है, तो भाई बिल्कुल नहीं। सीपीयू एक बहुत पावरफुल डिवाइस है। वाइल में अगर बात करूं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की, उनकी स्पीड काफी स्लो है, सीपीयू की काफी तेज है। तो सीपीयू की जो एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं खराब हो रही है। क्यों खराब हो रही है भाई? क्योंकि सीपीयू जो बहुत सारा काम कर सकता था, दूसरे काम कर सकता था, वो जब तक लूप लगा के वेट करता रह रहा है, हर बार वेट कर रहा है कि क्या डेटा आया, क्या डेटा आया, क्या डेटा आया, वो बार बार चेक कर रहा है इसके फ्लैग को। इससे इनएफिशिएंसी बहुत है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रही। सीपीयू कुछ काम कर सकता था, वो काम की जगह वो तो इंटरफेस के ऊपर निगाहें लगाए बैठा है। तो सीपीयू के पास ज्यादा राइट्स नहीं है इसके अंदर। तो पहली चीज जो थी इनएफिशिएंसी की, वो थी। दूसरी बात थी लिमिटेड कंकरेंसी। जो काम सीपीयू कर सकता था, दूसरे काम भी एक ही टाइम पे कर सकता था, वो काम नहीं कर पाया। तो कंकरेंट सिस्टम हम नहीं डिजाइन कर पाए। तो ये डायरेक्टली इस तरीके का जो मेथड है, इस तरीके का जो सिस्टम है, वो कहीं यूज होता नहीं, लेकिन हम यूज कर सकते हैं अगर बहुत छोटे मोटे टास्क करने हैं। कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के अंदर हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक, अब एक बार इनको पढ़ के और बता देता हूं क्या लिख रहा है। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आर रिजल्ट ऑफ द इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन रिटन इन द कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर जो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस लिख रहे होते हैं कि इनपुट आउटपुट के लिए क्या क्या काम करना है, कैसे डेटा लेना है, वो सारा प्रोग्राम इनपुट आउटपुट का रिजल्ट होता है। ओके, ईच डेटा आइटम ट्रांसफर इन इनिशिएटेड बाय इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। यूजुअली द ट्रांसफर इज टू एंड फ्रॉम अ सीपीयू रजिस्टर एंड द पेरिफेरल। तो जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनके द्वारा इनिशिएट किया जाता है ये ट्रांसफर। ओके, अदर इंस्ट्रक्शंस आर नीडेड टू ट्रांसफर द डेटा टू द सीपीयू। और कुछ और अदर इंस्ट्रक्शंस भी चाहिए होते हैं प्रोग्राम इनपुट के अंदर। ओके, ट्रांसफरिंग डेटा अंडर प्रोग्राम कंट्रोल रिक्वायर्स कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ द पेरिफेरल। मैंने बात बताई, सीपीयू बार बार मॉनिटर करता रहेगा इन पेरिफेरल्स की तो नहीं बोलूंगा मैं डायरेक्टली, लेकिन इंटरफेस को मॉनिटर करता रहेगा कि क्या डेटा आया या डेटा नहीं आया। Once a data transfer is initiated, the CPU is required to monitor the interface to see where the transfer can again be made. तो दोबारा से क्या ट्रांसफर मेड हो सकता है? एक बार ट्रांसफर हो गया, डेटा पहुंच गया, क्या दोबारा से ट्रांसफर हो सकता है? फिर से वो चेक करता रहेगा। तो ये पूरा फंडामेंटल इस प्रोग्राम इनपुट आउटपुट का हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरप्ट इनिशिएटेड। ये फिलॉसफी इसलिए आई इंटरप्ट इनिशिएटेड क्योंकि प्रोग्राम इनपुट आउटपुट के अंदर सीपीयू जहां दूसरे काम कर सकता था, और सीपीयू पूछ रहा है बार बार आपके पास कि आपके पास क्या डेटा है, क्या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कोई डेटा भेजना चाहती हैं या नहीं भेजना चाहती हैं। तो हमने इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट इस वाली फिलॉसफी के अंदर क्या किया, हमने पहली जो राइट थी वो सीपीयू को दी कि आप अपना काम कीजिए, आपको अपना काम करना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं आप दूसरे काम परफॉर्म कीजिए, क्योंकि आप भाई एफिशिएंसी हमें बढ़ानी थी। तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमको सीपीयू को फ्री करना जरूरी था, लेकिन यहां जिम्मेदारी दी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कि वो अब इंटरप्ट जनरेट करेंगे सीपीयू की तरफ अगर उन्हें कोई डेटा भेजना है। तो अगर उन्हें कोई डेटा भेजना है तो वो बताएंगे सीपीयू को कि हमें डेटा आपको भेजना है, आप हमें मौका दीजिए। ठीक, तो ये सिस्टम में क्या है, अब सीपीयू अपना काम करता रहेगा और जो डिवाइसेस हैं वो बताएंगे कि मुझको डेटा ट्रांसफर करना है। ठीक, अब देखिए इस फिगर के अंदर देखिए, एक ये डिवाइस 1 है, डिवाइस 2 है और डिवाइस 3 है। ओके, तो डिवाइस 1, 2, 3 ऐसी और भी डिवाइसेस हो सकती हैं। अब कह क्या रहा है, देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे एक इंटरप्ट लाइन है, एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन है, और इस एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन ये सीपीयू के पास जा रही है और इस पे तीनों ही डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। यस, ओके, मान लीजिए इनमें से कोई भी डिवाइस इंटरप्ट जनरेट करेगी तो वो सीपीयू के पास आ जाएगा इंटरप्ट, और सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कर रहा है। पहला रूल,
सीपीयू कभी भी ऐसा नहीं है कि इंटरप्ट आया और सीपीयू तुरंत उस इंटरप्ट को सॉल्व करने जाएगा ना, सीपीयू ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा कि इंटरप्ट आ गया तो तुरंत ही इंटरप्ट को जाके सॉल्व करना है। सीपीयू जो भी इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कर रहा होगा, मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रक्शंस है, I1 है, I2 है, I3 है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस है, जब तक उसका एक इंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक वो इंटरप्ट्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक, तो मान लीजिए कि उसने I1 हो गया और I1 तो हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद I1 हो गया, I2 हो गया, हर एक इंस्ट्रक्शन के बीच में और दूसरे इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले और हर एक इंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद, यानी कि इनके बीच में इंटरप्ट को जाके चेक करेगा कि क्या इंटरप्ट आया। अगर इंटरप्ट आया है तो उसके लिए इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। अब बताते हैं उसको कैसे। और अगर पर याद रखना, ये वाली बात मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि इंटरप्ट को हमेशा एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद ही फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। इंस्ट्रक्शन के बीच में या पार्शियली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, अभी आधा अधूरा है, उसके बीच में इंटरप्ट को फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। अब ये मान लीजिए कि जैसे ही इंटरप्ट आया तो इंटरप्ट का एक एक्नॉलेजमेंट सेंड किया जाएगा पहली डिवाइस पर। जी हाँ, ये पहली डिवाइस पे जाएगा, भले ही दूसरी डिवाइस ने या तीसरी डिवाइस ने किसी ने भी भेजा हो इंटरप्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइस 1 पर ही जाएगा इंटरप्ट। ठीक, क्योंकि ये हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन है। अगर और पहले डिवाइस 1 को हम इंटरप्ट सॉल्व करने के लिए प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो यहां जो केस आ जाता है वो आ जाता है प्रायोरिटी का। तो हार्डवेयर इंप्लीमेंट करते समय हमने प्रायोरिटी डिसाइड कर रखी है कि पी डिवाइस 1 की जो है प्रायोरिटी सबसे हाई है, डिवाइस 2 की प्रायोरिटी सबसे उसके बाद है, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में डिवाइस 3 की प्रायोरिटी आती है। ओके, अब क्या होगा देखिए, मान लीजिए कि इसके पास इंटरप्ट नहीं, इसके पास आया एक्नॉलेजमेंट 1, लेकिन इसको कोई भी इसका इंटरप्ट था ही नहीं और इसको अपना कोई भी काम नहीं कराना, तो ये पास कर देगा 1, पास इस वाली लाइन पर पास कर देगा। अब जैसे ही यहां पर 1 पहुंचेगा, डिवाइस 2 को काम करवाना था, तो डिवाइस 2 को काम करवाना होगा तो वो क्या करेगा, वो पास करेगा 0। तो यानी डिवाइस 3 को ये मालूम ही नहीं चलेगा कि कोई इंटरप्ट आया भी था, मतलब एक्नॉलेजमेंट आया भी था, जो सीपीयू ने हमें एक्नॉलेज किया भी था। उससे पहले ही डिवाइस 2 ने क्या किया, एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर लिया, और एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने के बाद क्या करेगा, ये VAD लाइन दिख रही है, इस VAD लाइन का मतलब, VAD का फुल फॉर्म है वेक्टर एड्रेसेस ऑफ द डिवाइस। ठीक है, तो जो भी वेक्टर एड्रेस होगा उसे ये सीपीयू के पास शेयर कर देगा। ओके, सीपीयू के पास शेयर कर देगा। अब वेक्टर एड्रेसेस होते क्या हैं, देखिए इंटरप्ट जो है ना वो 2 तरीके से डील करते हैं, उनके साथ हम 2 तरीके से डील किया जा सकता है। पहला तरीका है नॉन वेक्टर इंटरप्ट्स और दूसरा है वेक्टर इंटरप्ट्स। नॉन वेक्टर इंटरप्ट्स का मतलब ऐसे इंटरप्ट्स, मान लो इस डिवाइस ने इंटरप्ट जनरेट किया, इसने एक्नॉलेजमेंट दिया और इसने बदले में सीपीयू को मालूम चल गया कि डिवाइस 2 ने मुझे इंटरप्ट दिया था, है ना। लेट सपोज सीपीयू को पता चल जाता है किसी तरीके से कि डिवाइस 2 ने मुझे इंटरप्ट जनरेट किया था, तो सीपीयू को ये मालूम होगा, मेमोरी के अंदर कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस होंगे कि भाई अगर कोई इंटरप्ट जनरेट किया जाता है किसी डिवाइस के द्वारा तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, उसके साथ किस तरीके से डील करना है, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, है ना। तो सीपीयू को ये पहले से ही मालूम होगा कि इंटरप्ट अगर जनरेटेड डिवाइस 2 के जरिए होता है तो कौन से इंस्ट्रक्शंस मुझे एग्जीक्यूट करने हैं। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में। तो यहां क्या है, वो वेक्टर एड्रेस सेंड नहीं करेगा, डिवाइस जो है वो वेक्टर एड्रेस सेंड नहीं करेगा। इसी को हम कहते हैं नॉन वेक्टर इंटरप्ट। ऐसे इंटरप्ट जिनमें वेक्टर एड्रेस जनरेट सीपीयू को प्रोवाइड नहीं किया जाता और सीपीयू को अपने आप उसके साथ डील करना होता है, उसे हम कहते हैं नॉन वेक्टर इंटरप्ट्स। और ऐसे इंटरप्ट्स जिसमें वेक्टर एड्रेस जो है वो दिया जाए, सम इंटरप्ट विल आल्सो टेल द एड्रेस ऑफ द सर्विस रूटीन इन द मेमोरी। तो कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम, जो इंटरप्ट दिया है उस इंटरप्ट के साथ वो एक वेक्टर एड्रेस भेजेंगे, वेक्टर एड्रेस यहां से जनरेट करके सीपीयू को भेजेंगे और बोलेंगे कि देखो जो मेरी प्रॉब्लम है वो मेमोरी में जाकर इस वाले लोकेशन पर जाओ,
वहां पर मेरा एक सर्विस रूटीन है। सर्विस रूटीन का मतलब आप समझे, कोई एक इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई एक प्रोग्राम है जिसे आप एग्जीक्यूट करो और मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो इसे हम कहते हैं इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन है, याद रखना ये हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन है, तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंटेल का 82C59A, ये वाला जो प्रोसेसर है, ये इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इस तरीके के जो सिस्टम है उसकी ये है कि हार्डवेयर है, इसका मतलब ये फिक्स है, प्रायोरिटी फिक्स कर दी है हमने। हम प्रायोरिटी फ्यूचर में चेंज नहीं कर सकते कि डिवाइस A1 की या डिवाइस 2 की, डिवाइस 3 की प्रायोरिटी हम चेंज कर दें, तो प्रायोरिटी के साथ हम बाद में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ओके, दूसरी चीज, अब ये बता दिया है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, मैंने बताया था डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हम अगली वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। द फॉलोइंग आर द सम इवेंट दैट अकर्स आफ्टर अ डिवाइस कंट्रोलर इश्यूज एन इंटरप्ट while process L in under execution। ओके, ये कह रहा है कि एक L प्रोग्राम है जिसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है करंटली, सम इवेंट्स दैट अकर्स, अच्छा कौन से इवेंट्स अकर होंगे और किस सीक्वेंस में अकर होंगे, ठीक है, ये बताना है। आफ्टर डिवाइस कंट्रोलर इश्यूज एंड इंटरप्ट, और अगर इंटरप्ट जनरेट होता है तो कौन कौन से जो प्रोसेसेस हैं वो किस मैनर में जनरेट होंगी। ओके, तो मेरे को ये 1 2 3 4 5 प्रोसेस दे रखी हैं, इन 5 प्रोसेस को पढ़ते हैं। क्या लिख रहा है, द प्रोसेसर पुशेस द प्रोसेस स्टेटस ऑन टू द कंट्रोल स्टैक। अच्छा, द प्रोसेसर फिनिशेज द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन। भाई बिल्कुल, मैंने आपसे पहले ही बोला, जब भी इंटरप्ट जनरेट होगा सबसे पहले काम यह है कि इंटरप्ट को सॉल्व नहीं किया जाएगा, सबसे पहले जो सीपीयू जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, तो एल को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसको एग्जीक्यूट, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, तो कंप्लीट कर दिया एग्जीक्यूशन। ओके, तो पहला स्टेप हो गया ये, तो क्यू सबसे पहले होगा। इसके ऑप्शंस भी थे लेकिन ऑप्शंस मैंने हटा दिए जिससे हम ये समझें, ऑप्शंस को देख के एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व ना करके हम अपने आप सारा सॉल्व करने की कोशिश करें। तो पहला स्टेप ये होगा, द प्रोसेस एग्जीक्यूट द इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इंटरप्ट सर्विस रूटीन कैसे सॉल्व कर लेगा भाई, पहले ही, ठीक है। द प्रोसेसर पॉप्स द प्रोसेस स्टेटस फ्रॉम द कंट्रोल स्टैक। प्रोसेस स्टेटस, भाई स्टेटस अभी लगाया ही कहाँ है जो हम अभी स्टेटस को पॉप करेंगे। ओके, द प्रोसेसर लोड द न्यू पीसी वैल्यूज बेस्ड ऑन द इंटरप्ट। अच्छा ओके, तो भाई दूसरा स्टेप भी क्लैरिफाई हो गया, ये वाला है, ठीक है। तो क्यू के बाद आएगा पी। कैसे, सबसे पहले करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद द प्रोसेसर पुशेस द प्रोसेस स्टेटस ऑन टू द कंट्रोल स्टैक। एक स्टैक है, उस स्टैक के अंदर जो अभी अभी इंस्ट्रक्शन मैंने बहुत सारे परफॉर्म करे हैं, जहां भी जाकर मेरे इंस्ट्रक्शन खत्म हुए हैं, जैसे इस पोजीशन पे, उस तक, वहां तक आने के बाद जो भी मेरी कंडीशन थी, जो भी मेरे कंट्रोल्स थे, उनको मैं स्टैक के अंदर क्या करूंगा, पुश कर दूंगा, जिससे अगर मैं कोई और काम करके आ रहा हूं, कोई और इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करके आ रहा हूं, तो मेरे को याद रहे कि मेरे को कहां पहुंचना था, ठीक है। दूसरा काम ये होगा। इसके बाद क्या होगा, द प्रोसेसर एग्जीक्यूट द इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो अब हाँ बिल्कुल, अब आर किया जा सकता है, ठीक है। द प्रोसेसर लोड द न्यू पीसी वैल्यूज बेस्ड ऑन द इंटरप्ट। ओके, तो यहां क्या है, प्रोसेसर क्या करेगा, इसको टी, इसके बाद पी नहीं टी, यस टी को करेगा। क्यों करेगा भाई टी, अब इस स्टैक के अंदर जो नई जो इंटरप्ट आया है, उस इंटरप्ट से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम काउंटर है, उसकी वैल्यू को लोड करेगा कि मुझे अब जाना कहां है, उसकी वैल्यू को लोड करेगा प्रोग्राम काउंटर की। और प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को लोड करने के बाद यस, अब ये काम करेगा, द प्रोसेसर एग्जीक्यूट द इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन को अब एग्जीक्यूट करेगा, तो अब आर आएगा। और इसके बाद द प्रोसेसर पॉप्स द प्रोसेस स्टेटस फ्रॉम द कंट्रोल लिस्ट। अब जो सर्विस रूटीन था वो एग्जीक्यूट हो गया, ये सब कुछ बाहर निकल गया, और एंड में जो भी वैल्यूज थी स्टैक के अंदर से उसे पॉप कर देगा, जो भी कंट्रोल्स थे उसे पॉप कर देगा, और उसको काम को एल वाले जो इंस्ट्रक्शन थे उन्हें परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। तो ये बनता है हमारा करेक्ट ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूटिंग दिस
प्रॉब्लम। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले ये 2 क्वेश्चंस और हैं। अ सीपीयू जनरली हैंडल एन इंटरप्ट बाय एग्जीक्यूटिंग एन इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ओके, सर्विस रूटीन को इंटरप्ट सर्विस रूटीन करके हैंडल करता है। एज सून एज इंटरप्ट इज रेज्ड, नहीं, मैंने आपको बताया इंटरप्ट जैसे ही रेज्ड होता है क्या तुरंत उसको संभालता है? नहीं संभालता। तो ये तो गलत हो गया भाई, सर इतना गलत ये गंदा सा क्यों बनना है? तो ये तो नहीं है। बाय चेकिंग द इंटरप्ट रजिस्टर एट द एंड ऑफ द फैच साइकिल, क्या फैच साइकिल के एंड में जाकर इंटरप्ट रजिस्टर्स को चेक करता है? नहीं। फिर कब चेक करता है? बाय चेकिंग द इंटरप्ट रजिस्टर आफ्टर फिनिशिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन। बिल्कुल सही। तो पहले जो अभी इंस्ट्रक्शन है उसे करंटली कंप्लीट करेगा और उसके बाद जाकर इंटरप्ट को चेक करेगा। उसके बाद बाय चेकिंग द इंटरप्ट रजिस्टर एज फिक्स इंटरवल टाइम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो पहला वाला जो इसका आंसर हो जाता है सी, तीसरा वाला ऑप्शन। फॉर द डेजी चेनिंग स्कीम ऑफ द, यस मैं इसको बताना भूल गया, डेजी चेनिंग बिल्कुल सही, मेरे को याद दिला दिया इस क्वेश्चन ने। देखिए इन जो डिवाइसेस थी, इन डिवाइसेस को क्या किया जा सकता था? 2 तरीके से सिस्टम में लगाया जा सकता था। पहला तरीका है ये सीरियल तरीका कि एक के बाद एक, ये सीरियल तरीका। और दूसरा तरीका हो सकता था कि हम इन्हें पैरेलली अटैच करें, है ना। अगर हम सीरियली कोई अटैच करते हैं डिवाइस को तो उसी मैनर को हम क्या कहते हैं? डेजी चेनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डेजी चेनिंग। ओके, तो उस पैटर्न को हम डेजी चेनिंग कहते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। तो द फॉर द डेजी चेनिंग स्कीम, यानी कि उसी स्कीम की बात कर रहा है जो हमने पढ़ी, ऑफ द कनेक्टिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट गिव्स नॉन यूनिफॉर्म प्रायोरिटी टू द वेरियस डिवाइसेस। बिल्कुल सही बात है ये तो। डिवाइसेस को नॉन यूनिफॉर्म प्रायोरिटी, हाँ भाई प्रायोरिटी यूनिफॉर्म नहीं है ना। इट गिव्स यूनिफॉर्म प्रायोरिटी, ये तो होता ही नहीं है। प्रायोरिटी पहले से डिसाइड होती है कि डिवाइस 1 की सबसे ज्यादा है क्योंकि वो पहले उसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। इट इज द ओनली यूजफुल फॉर कनेक्टिंग स्लो डिवाइसेस टू द प्रोसेसर। ऐसी थोड़ी बात है कि स्लो डिवाइसेस को ही हम कनेक्ट कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स अ सेपरेट इंटरप्ट पिन ऑन द प्रोसेसर फॉर ईच डिवाइसेस। ना ईच डिवाइसेस की जरूरत नहीं है, हमने तो इंटरप्ट क्या था, एक ही पिन से कनेक्ट कर रखा था, एक ही लाइन ला रहे थे जो इंटरप्ट की थी, जिसपे सारे जो इंटरप्ट थे वो एक ही लाइन पे से आ रहे थे। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, अब देखिए, अ डिवाइस विद डेटा ट्रांसफर रेट 10 KB पर सेकेंड इज कनेक्टेड टू द सीपीयू। तो सीपीयू से एक डिवाइस कनेक्ट है जिसकी डेटा ट्रांसफर जो स्पीड है वो है 10 kbps। ओके, तो यानी कि 10 KB डेटा जो है वो 1 सेकेंड में ट्रांसफर करता है, ऐसा लिख लेता हूं। ओके, डेटा इज ट्रांसफर बाइट वाइज। ओके, एक एक करके, एक बाइट करके डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है। लेट द इंटरप्ट ओवरहेड बी 4 माइक्रोसेकेंड्स। अच्छा, अगर इंटरप्ट आता है तो उसके साथ डील करने के लिए 4 माइक्रोसेकेंड्स लगेंगे। ओके, द बाइट ट्रांसफर टाइम बिटवीन द डिवाइस इंटरफेस रजिस्टर एंड द सीपीयू ऑफ और मेमोरी इज नेग्लिजिबल। अच्छा, जो बाइट को ट्रांसफर करने का जो वक्त है सीपीयू से, सॉरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से सीपीयू या मेमोरी तक, वो नेग्लिजिबल टाइम है, टाइम कोई ज्यादा खास नहीं लगता। व्हाट इज द मिनिमम परफॉर्मेंस गेन? अच्छा, परफॉर्मेंस कितनी गेन होगी ऑफ द ऑपरेटिंग द डिवाइस अंडर इंटरप्ट मोड ओवर ऑपरेटिंग इट अंडर प्रोग्राम कंट्रोल मोड। अच्छा जी, तो प्रोग्राम कंट्रोल मोड के अंदर चलाने पर या फिर इंटरप्ट मोड पे चलाने पर कितनी परफॉर्मेंस गेन हो जाएगी, है ना, ये हमें बताना है। ठीक है, और ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। तो देखिए, मैं आपको इस क्वेश्चन को अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं ढंग से समझा देता हूं। क्या कह रहा है कि एक कंप्यूटर है जिसके अंदर अभी प्रोग्राम्ड कंट्रोल जो इनपुट आउटपुट है उसका मैकेनिज्म लगाया हुआ है, जिसमें डेटा ट्रांसफर करने के लिए जो स्पीड है वो है 1 KB ओके पर सेकेंड। ऐसा इसीलिए क्योंकि बार बार क्या है, सीपीयू उसे चेक कर रहा है, बार बार जाके सीपीयू चेक कर रहा है कब इनपुट आउटपुट आएगा, कब इनपुट आउटपुट आएगा। ट्रांसफर करने की स्पीड नहीं है, लेकिन भाई सीपीयू को तो सीपीयू बहुत फास्ट डिवाइस है। वहीं अगर मैं बात करूं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तो वो काफी स्लो डिवाइसेस हैं, है ना।
तो सीपीयू कुछ वेट टाइम लगा रहा है, तो 10 KB जो डेटा है वो 1 सेकंड में ट्रांसफर हो रहा है। तो मैं अगर बात करूं 1 बाइट डेटा कितनी देर में ट्रांसफर होगा, तो 1 बाइट डेटा ट्रांसफर होगा 1/10 इंटू 10⁻²। यस, 10 तो आ गया और k का मतलब 10⁻², तो ये हो जाएगा 10⁻³ यस, ओके जी। इसके बाद क्या बात कर रहा है, यानी मुझे इतना टाइम लगेगा, इतने सेकंड्स लगेंगे मुझे अपने 1 बाइट डेटा को सेंड करने के लिए। वहीं ये बात कह रहा है कि अगर इसी को इंटरप्ट में चलाया जाए। अब इंटरप्ट इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट जो है, मैं आपसे बोलूं वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसके अंदर सीपीयू अपना काम करता रहेगा और इंटरप्ट देगा। इंटरप्ट देने के बाद जब तक सीपीयू अपना इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके बाद फिर एक जैसी चेक करेगा कि क्या इंटरप्ट आया या नहीं आया, तब वो 1 बाइट सेंड करेगा। यस, तो वो क्या कह रहा है कि इंटरप्ट जैसे ही आता है तो उसे 4 माइक्रोसेकंड्स लगते हैं अपने डेटा को हैंडल करने के लिए। क्या बोला, अपने डेटा को हैंडल करने के लिए 4 माइक्रोसेकंड्स लगते हैं। ठीक है, मतलब इंटरप्ट को ओवरहेड करने के लिए 4 माइक्रोसेकंड्स लगते हैं। ओके, और वो पूछ रहा है कि क्या परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी यदि मैं इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट जो है मेथड को यूज करूं। ओके, तो देखो इसको लगा ये लगा 10 मिली सेकेंड्स। अगर मैं इसको और छोटा करूं तो इसको माइक्रो सेकेंड्स में, इसको 10 ये हो जाएगा, 1 मिनट रुकना, ये हो जाएगा 1 मिली सेकेंड्स, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ओके, और मैं इसको अगर माइक्रो सेकेंड्स में पहुंचाना चाहता हूं तो माइक्रो सेकेंड्स में पहुंचाने के लिए क्या हो जाएगा, माइक्रो सेकेंड्स में पहुंचाने के लिए हो जाएगा, सॉरी एक गलती हुई है मुझसे, कि केबी का मतलब होता है यस 10⁻3, तो यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ आएगा, ये आएगा 0.1 माइक्रो सेकेंड। यस, तो अब आएगा 0.1 मिली सेकेंड और ये आ जाएगा 100 माइक्रो सेकेंड्स। यस, तो मुझे 100 माइक्रो सेकेंड्स का वक्त लगेगा 1 बाइट डेटा को भेजने के लिए। कहाँ, इंटरप्ट ड्रिवन प्रोग्राम्ड कंट्रोल्ड इनपुट आउटपुट में। वहीं मुझे 4 माइक्रो सेकेंड्स का वक्त लगेगा सिर्फ इंटरप्ट को चेक करने के लिए कि क्या आया है या नहीं आया है इन इंटरप्ट ड्रिवन में। तो जैसे ही इंटरप्ट आएगा मैं इंटरप्ट को एक्नॉलेजमेंट करके उसको सॉल्व कर दूंगा, और सॉल्व करने में जो डेटा ट्रांसफर में जो टाइम लग रहा है वो तो नेग्लिजिबल टाइम है। तो सिर्फ मुझे इंटरप्ट चेक करने में टाइम लगेगा, तो 1 बाइट को सेंड करने के लिए जो इंटरप्ट चेक करना पड़ेगा उसके लिए 4 माइक्रो सेकेंड्स लगेंगे। माइक्रो सेकेंड से माइक्रो सेकेंड गया 4 से, ये जाएगा 25 टाइम्स। तो जो रेशियो है वो आ जाएगा 25:1। तो इसे पूछा है कितना है, तो 25 लिख दीजिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।